हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इंडियन इकोनॉमी की अपनी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लगभग 4 लेक्चर्स हम लोग इस प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगे। इन 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने शुरू के 3 जो थे मनी और बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग के बेसिक्स के बारे में और फिर उसके बाद एडवांस स्टेज के बारे में बात की थी। वहाँ से आगे बढ़े, मुद्रा और बैंकिंग बहुत डेप्थ में कवर की। उसके बाद आगे बढ़े राष्ट्रीय आय गणना, और पिछली जो अपनी क्लास थी जो कल रिकॉर्ड हुई थी, उस पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय आय गणना के जो बेसिक्स थे उनके बारे में बात की थी। कुछ नाम जो आप अखबारों में, न्यूज़ में सुनते हो, जीडीपी, जीएनपी, इन सारे नामों को हमने बड़ी ही डिटेल में एकदम डेप्थ के साथ उनको पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो जाकर वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। आज हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने डेफिनेशंस, परिभाषाएं जान ली कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास क्या होता है। तो इस तरह के सारे टर्म्स जो थे वो हमने बात कर ली। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे जाएंगे कि किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना की कैसे जाती है। आज थोड़ी टेक्निकल क्लास, जैसे आपको पीछे मुद्रा और बैंकिंग की जो क्लासेस की थी उसमें भी दूसरी क्लास में हमने बात किए थे आरबीआई के पास कौन कौन से टूल्स हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिन टूल्स के माध्यम से आरबीआई कंट्रोल करता है महंगाई। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लास रही, आज की भी सेम वैसी ही रहेगी। कंसंट्रेशन एक्सपेक्टेड रहेगा आपसे कि आप पूरा बना कर रखेंगे। बहुत ईजी लगेगा ये सब्जेक्ट, डेली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से करते रहेंगे, आपको समझ में आएगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और एक खास बात हो, आज की इस क्लास में थोड़े से इंग्लिश टर्म्स का यूज़ ज़्यादा होगा। वजह यह है कि इकोनॉमी के अंदर आपको इंग्लिश के जो टर्म्स है उनसे थोड़े से नेमोनिक्स बनाने में, थोड़ी इजी ट्रिक्स बनाने में या उनको याद रखने में हेल्प करते हैं। आपको हिंदी मतलब सारे बताए जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए ये एक स्पेशल एडवाइस रहेगी कि इंग्लिश के इन टर्म्स का मीनिंग और इनकी थोड़ी सी डेफिनेशंस याद रखिएगा। वजह यह है कि आप एनसीईआरटी भी उठा कर देखोगे। एक हिंदी में एनसीईआरटी उठाइए 11th क्लास 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की, और एक इंग्लिश में उठा कर देखिए। फ़र्क आपको दिखेगा कि थोड़ा सा समझने में बेहतर रहेगी इंग्लिश वाली, क्योंकि कुछ शब्द जो है वो ज़्यादा बेहतर सटीक तरीके से आकर टिकते हैं अपनी ज़बान पे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बिना किसी देरी के। राष्ट्रीय आय गणना का चैप्टर जो अपना चल रहा है उसका दूसरा टॉपिक आज है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम लोग 3 मेथड का यूज़ करते हैं। अब ज़रूरी क्यों है ये राष्ट्रीय आय की गणना? हमने पिछली क्लास में बात की थी कि किसी भी देश को अपना बजट निर्धारित करना है, अपनी योजनाओं के लिए जेब में कितना पैसा है, कितना हम खर्च कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एक अनुमान खुद को हो कि ये हमारा बजट है, इतनी हमारी चादर है, उतने ही हम पैर पसारें। तो बात यह है कि इस राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाए। एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत, एक इंसान जो है वो अपनी व्यक्तिगत इनकम की गणना कैसे करेगा? उसके लिए आप बोलोगे कि उसकी सैलरी जो है और उसके बाद उसके खर्चे माइनस कर दोगे, जो उसके बच रहा है वो उसकी सेविंग रहेगी या वो उस पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। वो तमाम तरह की चीज़ें, उन सारी चीज़ों को हम लोग नॉर्मल अपनी लाइफ में देखते हैं। अब एक राष्ट्र के तौर पे, एक देश के तौर पर कैसे इन चीज़ों को एक सही ढंग से पिरोया जाए जिससे हम एक देश की आय, उसकी इनकम की सही से ही गणना कर सकें, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। 3 मेथड हमारे सामने रहते हैं। एक रहता है प्रोडक्शन मेथड, यानी प्रोडक्शन का मतलब आपको पता है उत्पादन। एक देश में कितना उत्पादन हुआ टोटल, उसको गिन लीजिए। उस उत्पादन की टोटल वैल्यू जो है वो आपको दे देगी कहाँ की, जीडीपी। अगला है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी व्यय मेथड, कि एक देश के अंदर टोटल खर्च कितना हो रहा है उसको काउंट कर लीजिए, तो वो भी तो आपको इनकम बताएगा। तो ये व्यय के माध्यम से भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। और तीसरा है इनकम मेथड, यानी आय प्रणाली, कि वाकई में कौन लोग एक देश के अंदर जो जो फैक्टर्स हैं वो कितना कमा पा रहे हैं, उसको हम सारे फैक्टर्स को अलग अलग गिन लेते हैं, उनको जोड़ देते हैं, अपने पास राष्ट्रीय आय आ जाएगी। एक राष्ट्र क्या है? बहुत से समूहों का समूह, बहुत से लोगों का समूह, ग्रुप्स का ग्रुप। तो वो उस राष्ट्र की आय हम लोग काउंट कर सकते हैं अलग अलग फैक्टर्स की आय काउंट करके। तो ये 3 मुख्य मेथड रहेंगे। ये मेथड क्या है, इनको डेप्थ में, डिटेल में हम लोग आगे आगे अभी जानेंगे। सबसे पहला प्रोडक्शन मेथड, यानी उत्पादन प्रणाली। ये प्रोडक्शन मेथड के माध्यम से अगर हम लोग इकोनॉमी में गणना करें उत्पादन प्रणाली के माध्यम से, मैंने बोला था आपको शुरू में कि हम लोग थोड़ी सी इंग्लिश इस लेक्चर में रखेंगे।
वजह यही है कि आसानी से समझ में आए, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा, उसको बेहतर ढंग से याद रखने का तरीका बताया जाएगा। प्रोडक्शन मेथड, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक देश के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो गिन लें, लेकिन एक देश का प्रोडक्शन कैसे गिने, अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक काम करते हैं, एक देश के अंदर जितनी फर्म्स हैं, जितनी कंपनियां हैं, या जो भी उत्पादक हैं, उनका प्रोडक्शन गिन लेते हैं। लेकिन फिर एक चीज़ आएगी जो मैंने आपको पिछली क्लास में बात की थी, एक चीज़ होती है अंतिम उत्पाद और एक होता है मध्यस्थ उत्पाद। कि मान लीजिए मैं हूँ एक जूस बनाने वाली कंपनी, रियल जूस एग्जांपल लेते हैं। रियल जूस अपने लेवल पर क्या कर रही है, फ्रूट्स मंगवा रही है। उनका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, उनका फाइनल प्रोडक्ट ये रियल जूस का जो आप डब्बा देखते हो, एक जूस का पैकेट, जूस का पैकेट, इसकी कीमत मान लीजिए इन्होंने बाजार में रखी कुछ 110 रुपये, 110 रुपये कीमत है। अब इसकी बाजार कीमत 110 रुपये इन्होंने रखी अपने फाइनल प्रोडक्ट की, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट की है। रियल जूस को, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर किस चीज़ की गणना कर रहा हूँ, उत्पादन की। और मेरा मूल उद्देश्य क्या है कि मैं ऐसी, ये जैसे एक रियल जूस एक जूस की कंपनी है, ऐसी ही और बहुत सारी कंपनीज, सारी कंपनीज इस देश में जितनी भी है, कोई जूस बना रही है, कोई कोका कोला बना रही है, कोई जूस के लिए जो डब्बा है वो तैयार कर रही है, उस डब्बे को कोई प्रिंटिंग का काम कर रहा है, कोई उस जूस के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट जो फ्रूट्स आए हैं, उन फ्रूट्स का उत्पादन कुछ किसान कर रहे हैं। तो सारे अलग अलग फैक्टर भी तो आ गए, रियल ने उन सब के लिए तो नहीं काउंट किया। अब मैं जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर बाकी सबको काउंट करूँगा, तो अब मैं, जिसने ये पैकिंग बनाई है, उस पैकिंग वाली कंपनी का तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, वो पैकिंग डब्बा जो है वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन ना हो और सही सही सटीक गणना हो, इसके लिए हम एक कंपनी का खुद का ओरिजिनल प्रोडक्शन वैल्यू क्या है वो काउंट करेंगे। ये ओरिजिनल प्रोडक्शन वैल्यू कैसे काउंट करूंगा, इसके लिए मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ, वैल्यू एडेड। रियल जूस कंपनी ने अपने इस जूस का जो ये प्रोडक्ट 110 रुपये में बेच रहे हैं, इसमें खुद ने कितनी वैल्यू ऐड की, वो चीज़ तैयार प्राप्त करने के लिए कि उसने खुद ने कितनी वैल्यू ऐड की, हम लोग एक काम करेंगे, जो इनके फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस इसमें से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब रियल को कुछ खर्चा देना पड़ा, पैकिंग वाली कंपनी को जिसने रियल के लिए डब्बा बनाया, रियल को पैसा देना पड़ा फ्रूट सेलर्स को कि जिनसे इन्होंने फ्रूट खरीदे। ये इंटरमीडिएट गुड्स थे, इंटरमीडिएट्स थे, मध्यस्थ माल थे। रियल ने खुद क्या किया, उसने कुछ उसमें शुगर और केमिकल्स वगैरह कुछ भी मिलाए होंगे, जिससे एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हुआ जो ये जूस की बोतल लंबे समय तक चल पाएगी, मार्केट में बिकेगी, इसकी मार्केटिंग करेगी, और उसके लिए सारा वो अपना प्रोसेस अलग चला रही है रियल। लेकिन जो इंटरमीडिएट यानी मध्यस्थ माल है, वो मध्यस्थ माल क्या थे, मैंने उदाहरण दिया आपको, एक पैकेजिंग मटेरियल वाली कंपनी हो गई जिसने पैकेजिंग मटेरियल दिया, फ्रूट सेलर्स हो गए जिन्होंने फ्रूट भेजा है, उसके अलावा चीनी भी जहाँ से खरीद के लाए होंगे वो भी तो एक मध्यस्थ माल ही है, ये चीनी जो इसने इसमें मिलाई। तो बात ये है कि ये जो अलग अलग सारे प्रोडक्ट्स आए, इनको मैं माइनस करूँगा, इनकी वैल्यू कि जो रियल ने खर्चा किया है उसको माइनस करूँगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जब मैं काउंट करूँगा फाइनल, तब मैं हर एक कंपनी का काउंट करूँगा। मैं रियल के लिए जूस की वैल्यू इसकी काउंट करूँगा कि रियल ने कितनी वैल्यू ऐड की। बाद में जब मैं उस पैकेजिंग मटेरियल वाली कंपनी का ऐड कर रहा हूँ, तब उसके अंदर से उसके मध्यस्थ मालों को माइनस कर दूंगा। तो ऐसा करके एक देश के अंदर मान लीजिए कई सारी कंपनियां, एक ये जूस वाली कंपनी, एक पैकेजिंग वाली कंपनी, एक कोई किसान के लिए जो प्रोडक्ट फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर्स जो है उनको भी मैं काउंट कर लिया। तो इस तरह के अलग अलग धड़े आ गए एक अर्थव्यवस्था में, उनकी खुद की वैल्यू एडेड मैं निकाल लूँगा, उन्होंने उत्पादन की कितनी वैल्यू ऐड की, उस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड क्या होती है, एक कंपनी ने जो वैल्यू ऐड की वो है उसके फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस उसके इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू। उम्मीद आपको समझ में आया। अब एक शब्द आगे ग्रोस, वहां पर पिछली क्लास में भी हमने बात की थी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तब मैंने बोला था ग्रोस का मतलब है सकल, कि कुल। अब ये यहाँ पर इसके आगे एक ग्रोस लगा दीजिए, तो ग्रोस वैल्यू एडेड GVA, कुल वैल्यू एडेड कितनी हुई, ये ग्रोस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस ग्रोस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स। इस रियल नाम की कंपनी के लिए इसकी टोटल वैल्यू एडिशन कितनी है वो मैंने काउंट कर ली। टोटल वैल्यू प्रोडक्शन की इस
फर्म की माइनस इसने इंटरमीडिएरी गुड्स यानी मध्यस्थ माल के लिए कितना पैसा लगाया। वो पैसा जब मैं माइनस कर दूंगा तब मेरे को मिल जाएगा कि रियल ने खुद ने कितनी वैल्यू ऐड की। और जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसकी सही सही गणना के लिए, इस सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं कर दूंगा सिग्मा जीवीए। ये सिग्मा या समेशन इसे बोला जाता है कि जब आप, इसका मतलब बेसिक क्या है सिग्मा जीवीए का? इस देश के अंदर जितनी फर्म्स हैं उन सारों का वैल्यू एडिशन सिग्मा जीवीए। ये सिग्मा जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन सारियों का। तो उससे उस देश के अंदर जितनी कंपनियां हैं सारों का उत्पादन, सारों का प्रोडक्शन मेरे हाथ में है। सिर्फ उनकी प्रोडक्शन वैल्यू जो उन्होंने ऐड की है, सिर्फ उस कंपनी की जिसने ऐड की है। मैंने मध्यस्थ माल ऑलरेडी घटा दिया है उसमें। तो इस वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एकदम सटीक तरीके से आपको इस सिग्मा जीवीए के तहत इस देश में जितनी कंपनियां हैं सारी ऐड करके, उन सारों की प्रोडक्शन वैल्यू ऐड करके आपको एक देश की टोटल जीडीपी दे देगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। उत्पादन की दृष्टि से अगर मैं देखूं, प्रोडक्शन के माध्यम से, उत्पादन की प्रणाली के माध्यम से एक देश की टोटल जीडीपी क्या होगी? सिग्मा जीवीए। जीवीए यानी ग्रोस वैल्यू एडेड, कुल वैल्यू एडेड कितने? सारी फर्म्स की। उम्मीद है समझ में आई होगी। एक्सपेंडिचर मेथड अगला मेथड अपना रहेगा। दूसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय प्रणाली। इस व्यय प्रणाली में हम क्या करेंगे? एक कंपनी का टोटल रेवेन्यू काउंट कर लेंगे। कंपनी को रेवेन्यू कैसे मिलेगा? कंपनी को रेवेन्यू, जो पैसा वो इकट्ठा कर रही है, वो कैसे मिलेगा? जिसने एक इकोनॉमी के अंदर पैसा खर्च किया है उसको हम काउंट कर लेते हैं। थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पर ये व्यय प्रणाली के अंदर एक कंपनी के पास कितना रेवेन्यू आया, वो एक कंपनी का पता चला, हम इस देश के अंदर सारी कंपनियों का रेवेन्यू काउंट कर लेंगे। वो रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा? या तो वो आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन मतलब उपभोग। एक घरेलू व्यक्ति ने जितना उस कंपनी के प्रोडक्ट का उपभोग किया वो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, खुद हाउस होल्ड मान लीजिए कि मैं अपने घर पे एक बिस्किट का पैकेट खरीद के लाया हूँ पार्ले का, तो मैं उपभोक्ता हूँ, तो मेरी तरफ से उस कंपनी को, वो 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट था तो मैंने 10 रुपये कंजम्पशन किया है, वो रेवेन्यू उस कंपनी को गया। ठीक। अगला है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय अदर फर्म्स ऑन दैट फर्म। उसी कंपनी के ऊपर किसी और कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो वो भी तो उस कंपनी के पास रेवेन्यू आया। वापस वही कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इधर पार्ले नाम की कंपनी का जो बिस्किट बनाती है। पार्ले के लिए मैंने, अंकुश ने एक काम किया कि 10 रुपये का आपने दे दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया इनके पास कि मैंने 10 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, उसके अंदर टैक्स वगैरह इंक्लूडेड है, पर एक बार के लिए आप वो सब छोड़िए, समझने की कोशिश इधर कीजिए कि मैंने इधर 10 रुपये एक घरेलू व्यक्ति के रूप में पार्ले को पहुंचा दिए, पार्ले का रेवेन्यू 10 रुपये का मेरी तरफ से आ गया। एक है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पार्ले को किसी और कंपनी ने पार्ले के अंदर पैसा लगाया। मान लीजिए मुकेश अंबानी को लगा कि यार पार्ले बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, पार्ले में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये कमा के देगी अपने को पैसा। मुकेश अंबानी ने जो पैसा लगाया, रिलायंस ने जो पैसा लगाया, वो यहाँ पर आएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट का खर्चा एक इकोनॉमी में हुआ तो ये आई जो है, इसके लिए मान लीजिए अंबानी ने दे दिए पार्ले को कुछ 10 करोड़ रुपए आया। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उस पार्ले नाम की कंपनी को मिल गया। अगला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन दैट फर्म। सरकार को लगा कि मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर कुछ गरीब लोग बैठे रहते हैं, उनको दान में पार्ले जी मिल जाता है। ये पार्ले जी बहुत टाइम से, मान लीजिए ये बिस्किट की कंपनी जो है ये दे रही है 2 रुपये 5 रुपये में प्रोडक्ट दे रही है, जिससे कम से कम भारत के अंदर भूख मिटाने का काम तो कर रही है। सरकार को लगा इसको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको टैक्स में छूट दें या किसी भी तरह से इनको और कुछ जो इनके इंटरमीडिएरी गुड्स हैं उनके अंदर इनको सहूलियत उपलब्ध करवाई जाए या इनको और पैसा दिया जाए, सब्सिडी के रूप में दिया जाए। तो सरकार की तरफ से जो एक्सपेंडिचर हुआ इस कंपनी के लिए वो मैंने काउंट किया जी लिखा है उसको, CIG। जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन दैट फर्म।
सरकार ने, मोदी जी ने पार्ले को अनाउंस कर दिए, मोदी जी ने मान लो दे दीजिए इसको 5 करोड़ रुपए और, कि आप अच्छा काम कर रहे हो, गरीबों तक पहुंचा रहे हो कुछ खाने की चीज़ें, तो पहुंचाइए और अच्छे से काम कीजिए, भारत सरकार आपके साथ है। उन्होंने भी इस कंपनी को कुछ पैसे दिए। अब एक लास्ट लिखा हुआ है कि अब मान लीजिए पार्ले को कुछ खर्चा जो है एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर ऑन दैट फर्म और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर एक्स लिखा है मैंने उसको। पार्ले एक कंपनी के तौर पे मान लीजिए पास के पड़ोसी देश में श्रीलंका के अंदर भूखमरी चल रही थी, पार्ले ने एक्सपोर्ट किए वहाँ पर प्रोडक्ट, वहाँ से कुछ रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, कुछ रेवेन्यू आया एक्सपोर्ट करने से। लेकिन पार्ले को ही, इस कंपनी को ही कुछ एक बड़ी मशीन लगानी थी, उस मशीन को लगाने के लिए उसने पैसा दिया फ्रांस को, फ्रांस से कोई मशीन खरीद के लेकर आए अपने पास, ये इंपोर्ट की है, तो इंपोर्ट का कॉस्ट पड़ा इनको कुछ। तो बात ये है मुद्दे की कि विदेशी जो भी भारत की सीमाओं से बाहर जो भी ये ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हम लोग कुल इनको जो पैसा मिला उसमें से जो पैसा इन्होंने लगाया वो अगर निकाल लेंगे तो वो इनका एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर मिल जाएगा उस कंपनी का। ये एक्स क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पार्ले ने कितना एक्सपोर्ट किया उसमें से इंपोर्ट किया वो मैंने घटा दिया, तो उससे कुल उनका बचा हुआ पैसा कितना है वो मिल जाएगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो इंपोर्ट करने में पैसा ज़्यादा लगा दिया हो तो ये पार्ट नेगेटिव आ जाएगा और उस कंपनी की टोटल जो वैल्यू अपने को मिलेगी रेवेन्यू की वो अपने को मिल जाएगी, वो उस हिसाब से घटती बढ़ती रहेगी। अब सिंपल मैथ्स है यार, ये मैंने 4 घटक आपको बता दिए, उपभोग, दूसरा उसके बाद निवेश, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, तीसरा है सरकारी खर्चा, सरकार ने कुछ पैसे दिए, और चौथा मैंने लिखा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया। ये टोटल 4 ही घटक होंगे एक कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये 4 घटक हैं तो उस कंपनी का टोटल रेवेन्यू मैं निकाल सकता हूं। वो रेवेन्यू क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू के लिए मैंने आरवी लिखा, रेवेन्यू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर, CIGX। ये CIGX शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये लेटर्स मैंने ये वर्ड बताएंगे क्या आपको, ये बता रहे हैं सिंपल सी चीज आपको कि कंजम्पशन कितना है एक इकोनॉमी में, एक कंपनी के द्वारा, सिंगल एक कंपनी के द्वारा, इन्वेस्टमेंट कितना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में से कितना बचा उसके पास, वो रेवेन्यू कितना। इन सारों को जोड़ दो, एक कंपनी का रेवेन्यू मिल गया। भारत के अंदर जितनी कंपनियां हैं सारों का साथ में रेवेन्यू जोड़ दो, आपके सामने आपकी GDP हाजिर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले हमने देखा था कौन सा, उत्पादन प्रणाली, अब वाला देखा व्यय प्रणाली। व्यय प्रणाली के लिए हमने टोटल रेवेन्यू काउंट कर लिया एक कंपनी का, और ऐसी सारी कंपनियों के रेवेन्यूज हम लोग देख लेंगे तो उससे अपने को मिल जाएगा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिग्मा RV। ये RV क्या है, ये दिख रहा है आपको। इस RV का मतलब इधर टोटल रेवेन्यू एक फर्म का, एक कंपनी का। बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, उम्मीद है आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगला इसके बाद एक लास्ट मेथड, इनकम मेथड। एक देश के अंदर हम आय प्रणाली के माध्यम से कैसे उसकी GDP काउंट कर सकते हैं। सिंपल है, नाम से स्पष्ट है, सबकी आय ज्ञात कर लीजिए। इस देश के अंदर सबकी आय कैसे काउंट की जाए, आय कैसे आएगी, या तो वेजेस, यानी वेजेस क्या होते हैं, सैलरी जिनको मैं बोलता हूँ, सैलरी या आय, प्रति व्यक्ति आय जो है, या हर एक मजदूर को, जो मजदूर को, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉय को, कि जिसको एक सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। वेजेस, वेज क्या होता है, तनख्वाह। मजदूर को भी मजदूरी मिलेगी, और अगर कोई किसी फॉर्मल सेक्टर के अंदर यानी एक स्थापित संस्थागत ढांचे के अंदर काम कर रहा है उसको भी एक सैलरी मिलती है, तो वो वेज कहलाते हैं। वेज यानी टोटल आय उस आदमी की आय। उसके अलावा अर्थव्यवस्था के अंदर इंटरेस्ट के माध्यम से आय जनरेट की जाती है। बैंक करते हैं, या मैंने अगर अपना पैसा बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में रखा है तो मैं भी इंटरेस्ट जनरेट करूंगा, या कोई भी कंपनी जो उधार दे रही है वो इंटरेस्ट के माध्यम से यानी ब्याज के माध्यम से पैसा जनरेट करती है। तो ब्याज भी किसी की इनकम हो सकता है। एक लिखा हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ व्यापारी कमाएंगे। और एक और चीज़ है रेंट, कि मैंने एक बिल्डिंग बना के छोड़ रखी है, उस बिल्डिंग पे जो रेंट आ रहा है वो ना तो मेरी आय नॉर्मल किसी वेज क्या थे, ये वेज थे
कि जहां से मुझे एक सैलरी की तरह प्राप्त हो रहा है, अपनी सेवाओं के बदले मेरे को पैसा मिल रहा है। ब्याज बैंक कमा रहे हैं या किसी को उधार दे रहा हूं तो पैसे की वैल्यू जब बढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को ब्याज मिला। प्रॉफिट, व्यापारी, दुकानदार सब लोग प्रॉफिट पे चलेंगे। ये प्रॉफिट वो कंपनी कमाएगी जो उधर उसको किसी को आय दे रही है, वेज दे रही है। और एक इकोनॉमी में इसके अलावा रेंट भी होगा कि जो नॉन मूवेबल एसेट हैं या इसके अलावा कई मूवेबल एसेट्स के भी रेंट हो सकते हैं। तो रेंट के माध्यम से भी जो किराया जिनको हम बोलते हैं, भाड़ा या किराया, ये भी एक आय का स्रोत है। आय के टोटल ये 4 फैक्टर स्रोत आपको दिखेंगे मोटा मोटी। जो भी और फैक्टर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे भी तो आय होती है, वो इन्हीं चारों के अंदर बट जाएगा। एग्जाम्पल कोई भी जैसे ले सकते हैं कि आप बोलोगे कि सब्जी वाला कैसे कमा रहा है वो पैसे? सब्जी वाला एक व्यापारी है, ठेले पे बेच रहा है लेकिन है तो व्यापारी, प्रॉफिट होगा वही तो उसका पैसा, उसकी अर्निंग है। मजदूरी कर रहा है कोई मजदूर, दिहाड़ी ले रहा है, वो दिहाड़ी उसके वेजेस में काउंट होगी। मुकेश अंबानी पैसा कमा रहा है रिलायंस कंपनी के तौर पर, जो एक तो प्रॉफिट मिलेगा वही तो अर्निंग है उसकी, या उसके अलावा कंपनी की ये अर्निंग होगी, मुकेश अंबानी अपनी कंपनी से कुछ फिक्स सैलरी लेता होगा। इसी तरह से किसी भी स्रोत से इनकम हो वो इन चारों में आप बांट सकते हो। समझ आ रही होगी उम्मीद है आपको यहाँ पर। और अब किसी न किसी को डाउट होगा कि फिर मोदी जी इनमें चारों में किस में आएंगे? वो जो इनकम कमा रहे हैं, मोदी जी वेज कमा रहे हैं, आय कमा रहे हैं, सैलरी मिल रही है उनको प्रधानमंत्री के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर जो भी सैलरी किसी को मिल रही है, तो वो सैलरी इधर ये काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें कि इन 4 भागों में हम बांट सकते हैं इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कंपनी की, किसी भी नॉन मूवेबल एसेट की, किसी घर की कितनी इनकम है, वो सारी इनकम को इन 4 धड़ों में बांट सकते हैं। मैं सारों के आगे ये सिग्मा लगा दूंगा, ये सिग्मा बड़ी काम की चीज़ है इकोनॉमी में, कि सारी चीज़ों की, मतलब ये मैंने सिर्फ एक का एग्जांपल लिया कि मान लीजिए एक छोटी इकाई मैंने निर्धारित की थी, उसके अंदर कितना वेज आ रहा है, कितना इनकम आ रहा है, कितना इधर इंटरेस्ट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितना रेंट आ रहा है, तो उससे काउंट किया। अब इसके सिग्मा लगा दिया, मतलब एक देश के अंदर सारा का सारा आय जो है उसकी गणना मैं इस तरह से कर सकता हूँ, उससे मेरे को मिल जाएगी मेरी जीडीपी काउंटिंग इस तरह से इजीली हो सकती है। 3 गणना के मेथड हमने देख लिए, 3 तरीके थे। पहला हम लोगों ने उत्पादन का तरीका देखा, क्या था उत्पादन का तरीका? सिग्मा। हम लोगों ने देख लिया था टोटल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो टोटल जीवीए क्या था? उस फर्म के द्वारा कितना वैल्यू एडिशन किया गया है उसका ग्रॉस निकाल लिया हमने और उसका फिर सिग्मा लगा दिया, तो सारी फर्म्स का आ गया हमारे पास, हमने जीडीपी डिसाइड कर दी। दूसरा मेथड देखा हमने सिंपल सा एक्सपेंडिचर मेथड, यानी व्यय प्रणाली। एक इकोनॉमी के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एक कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकाला, सारी कंपनियों के रेवेन्यू निकाल दिए, सिग्मा लगाया, अपने को मिल गई जीडीपी। अगला मेथड इसके अलावा एक और था आय का मेथड, उसके अंदर एक अर्थव्यवस्था के अंदर आय किन किन तरीकों से हो रही है, उन आय के तरीकों में सबके आगे सिग्मा लगा दिया, टोटल आय का हमने समेशन कर दिया, हमें मिल गया जीडीपी। ये हमारे लिए सिंपल मेथड था। ये एक डायग्राम एनसीईआरटी से उठाया गया है, एनसीईआरटी के अंदर आपको ये एक फॉर्मूले की तरह से वो दिखाया गया है, जाकर रेफर कर सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पे भी आपको है। ये पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है सृष्टि क्लासेस नोहर। तो सृष्टि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी सृष्टि क्लासेस नोहर, विदाउट एनी स्पेस। आप टेलीग्राम पर सर्च करिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा जहां पर ये पीडीएफ आपको अपलोड कराई गई है। ये याद रखने के लिए वैसे बाय द वे एक ट्रिक और लिखी गई है इधर, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। एक कंपनी है वापस विप्रो नाम की, इससे याद रह सकता है, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, ये 4 नाम आपको दिख रहे हैं, इनसे आप याद रख सकते हो इस इनकम मेथड के सारे घटकों को। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें और है। एक हाउस होल्ड के लिए उसकी इनकम जो है, किसी भी घरेलू व्यक्ति के लिए जो भी आय है उसका निपटारा होगा सिर्फ 3 चीज़ों, या तो वो उपभोग करेगा, कंजम्पशन करेगा, कि मैंने कुछ खरीदने में वो पैसा लगा दिया उपभोग करने में, या मैं उस पैसे को लगा सकता हूँ बचत करने में, सेविंग करने में, और या फिर उस पैसे को मैं टैक्स में पे करता हूँ, कर में सरकार को पे कर देता हूँ। कुल 3 ही चीज़ें होंगी, या तो मैं उपभोग कर रहा हूँ, या मैं सेविंग कर रहा हूँ, बचत कर रहा हूँ, या मैं टैक्स दे रहा हूँ। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि
एक सुबह से लेकर शाम तक अपनी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करके देखिए कि आपने क्या कौन से खर्चे किए। जैसे मैंने कल का एग्जांपल लेता हूँ। सुबह गया मैं, आने से पहले इधर रिकॉर्ड करने से पहले मैंने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया। तो पेट्रोल मेरा क्या है, कंजम्पशन है। फिर मैंने अपने पैसे कुछ बचाए हुए हैं जिनको मैंने सोचा कि चलो स्टॉक मार्केट के अंदर एक शेयर अच्छा चल रहा है उसके अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ। वो भी मेरा कंजम्पशन, एक तरह का एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन वो मेरा पैसा है, वो मेरे तक सुरक्षित है। मैं चाहूँ तब उसको बाद में लिक्विड कर सकता हूँ, वो अलग बात है। उसके बाद में मान लीजिए कोई और पैसा सेविंग कि मैंने कुछ अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में अपने बैंक में डलवा दी। मेरे पास कैश ज़्यादा था, पिछले दिन सैलरी मिली थी, मैंने उस कैश को बैंक में जमा करा दिया, बैंक में मेरी सेविंग के रूप में रह जाएगा। पेट्रोल जब मैंने भरवाया तो उसके अंदर अच्छा खासा पैसा वैट में भी दिया था, टैक्स के रूप में सरकार को दे चुका हूँ। पूरे दिन के अंदर मैं ऐसी जो भी घटनाएं, जो भी क्रियाकलाप करूंगा उसमें या तो मैं कंजम्पशन करूंगा या सेविंग करूंगा या टैक्स दूंगा। एक हाउस होल्ड के लिए बस ये 3 ही तरीके हैं जिससे उसका पैसा इधर उधर घूमेगा एक अर्थव्यवस्था में। अब हम लोग ये बोल भी तो सकते हैं कि अगर मेरे जैसे आप सारे लोगों का मैं कंजम्पशन, सेविंग, टैक्स काउंट कर लूँ तो भी तो जीडीपी मिल जाएगी मेरे को। इस देश के अंदर पैसे की वैल्यू कितनी, कि जितना पैसा घूम रहा है उसी को तो काउंट करना है। तो मैं सबका ये पैसा इसी तरह से काउंट कर लूँ कि जीडीपी को मैं बोल देता हूँ सिग्मा कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये नाम अंग्रेजी में लिखे हैं, मतलब क्या है, कंजम्पशन यानी उपभोग, सेविंग यानी बचत, और टैक्स यानी कर, कि कितना टैक्स मैंने दे दिया। अब एक चीज हम लोग पीछे से पढ़कर आए हैं, क्या कि जीडीपी क्या थी। व्यय प्रणाली के अंदर आपको बताया था सिग्मा कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो सकता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है। पिछली स्लाइड पे आपको दूसरा जो मेथड बताया था उसके अंदर यही बताया था मैंने। जीडीपी का मतलब है या तो कोई कंजम्पशन या उसका इन्वेस्टमेंट, किसी दूसरी कंपनी ने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, या गवर्नमेंट ने कितना पैसा लगाया, या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर। ये टोटल आपको जीडीपी वैल्यू दे देता है। जब ये आपको जीडीपी वैल्यू मिल जाती है तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल आपको थोड़ी सी मैथ्स लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि जीडीपी ये थी, जीडीपी ही ये है, मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, दोनों को इक्वल करके अगर रखूँ तो क्या आता है देखते हैं थोड़ा सा। कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स ऊपर वाला जीडीपी इक्वल टू ये वाला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, वो वाला जीडीपी का वैल्यू मैंने साथ में रखा। जब ये दोनों साथ में आएंगे तो इस सिग्मा वैल्यू के अंदर मैं इस कंजम्पशन को कट कर रहा हूँ, टोटल कंजम्पशन मैंने कट कर दिया। सिग्मा कंजम्पशन तो सेम ही रहेगा, उपभोग एक इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर मैंने यहाँ पर तो कि व्यक्तिगत उपभोग निकाल लिया था, टोटल सारे व्यक्तियों द्वारा किया गया, और वहां पर निकाला था कि एक कंपनी ने कितना उपभोग करवा दिया, एक कंपनी ने कितने प्रोडक्ट बेच दिए। तो उस केस में भी तो हाउस होल्ड ही खरीद रहे थे, मैंने सारी कंपनियों के प्रोडक्ट उसके अंदर रखे थे। तो ये सिग्मा कंजम्पशन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे सामने, सेविंग, टैक्सेस, इधर इन्वेस्टमेंट, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। इनको थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, फायदा क्या होगा उससे अभी आपको समझ में आएगा। एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसके आगे मैं अगर इस सेविंग को उठा के ले आया वो माइनस में हो जाएगा, बराबर के इस तरफ आएगा। तो सिंपल बेसिक मैथ्स थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सेविंग्स इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, मैंने लिखा सिग्मा इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग, ठीक है। दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकार की तरफ से कितना खर्चा किया गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में से अगर मैं टैक्सेस, ये वाला टैक्सेस इधर लिखा हुआ था, इसको ले आया इधर, माइनस कर दिया टैक्स को। टैक्स क्या होता है, सरकार की कमाई है, सरकार को मिल रहा है वो टैक्स, तो ये टैक्स आ गया। अगला लिखा हुआ है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये वापस वही कि एक देश के तौर पर एक सारी कंपनियों का मिला के अगर मैं निकाल लूँ कि इतना हमने एक्सपोर्ट किया, इतना इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते ही मेरे को मेरी विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय मिल जाएगी। सिंपल है। अब देखिए इसका जादू आप, कि मैंने इसी चीज़ को बस अरेंज कर दिया, ये दोनों चीज़ें सेम है, बस बराबर के आगे पीछे किया मैंने। उससे मिला क्या, सिग्मा इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग एक अलग रख दिया कि जो दो बचे थे, इन दो को इकट्ठा किया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स, सरकार का जितना खर्चा उसमें से अगर मैं टैक्स घटाऊं, इसका सिग्मा लगाया हुआ है, बराबर सिग्मा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ये इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट मेरे को क्या देता है, ये मेरे को विदेशी स्रोतों से मेरा जो ट्रेड डेफिसिट है वो देता है। अब पहले मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोल रहा था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अब बोल रहा हूँ इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। कि इंपोर्ट के अंदर अगर मैंने ज़्यादा पैसा लगा दिया है
कोई चीज़ है, मैं जैसे भारत का इंपोर्ट का बिल ज़्यादा ही है, एक्सपोर्ट जितना बेहतर करेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो वापस बेसिक बता देता हूँ मैं कि इंपोर्ट का मतलब है आप किसी विदेश से कोई चीज़ ला रहे हो अंदर, इन मतलब अंदर, तो इंपोर्ट उस तरह से याद रख सकते हो आप। याद रखने का तरीका है बस ये कि इंपोर्ट मतलब देश के अंदर कोई चीज़ हम लोग ला रहे हैं बाहर से। फ्रांस से कोई मशीन खरीद के लाए तो हमने इंपोर्ट की। भारत से हमने अगर कपड़े बाहर भेज दिए, बेच रहे हैं उनको, तो हम उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। एक देश की इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट से उसका ट्रेड डेफिसिट मिल जाता है कि उसको व्यापार में, विदेशी व्यापार में कितना घाटा हो रहा है, वो अपने को टोटल इंपोर्ट में से टोटल एक्सपोर्ट घटा देंगे तो मिल जाएगा। अब एक खास बात सुनिए कि अगर किसी देश में सरकार हो ही ना, सरकार नहीं है, लॉलेसनेस पूरी की, कोई सरकार है ही नहीं, तब होगा क्या? एक्सपेंडिचर जीरो। सरकार नहीं है तो सरकार क्या एक्सपेंडिचर करेगी? सरकार की तरफ से कोई एक्सपेंडिचर नहीं, सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलेगा, सरकार है ही नहीं। इंपोर्ट सरकार नहीं कर रही या सरकार नहीं है तो उस चीज़ को रेगुलेट नहीं कर सकते, सीमाएं है ही नहीं, तो इंपोर्ट जीरो, एक्सपोर्ट जीरो। उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये सब जीरो रखोगे तब आ जाएगा सिग्मा इन्वेस्टमेंट माइनस सिग्मा सेविंग इक्वल टू जीरो। और उसका मतलब ये हो गया कि अगर इस देश में, इस दुनिया के अंदर सरकारें ना हो, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित ना किया जाए, तो लोग जितना सेव करेंगे पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा फ्यूचर के लिए। उम्मीद आपको समझ में आई होगी ये बात कि जितना भी मैंने सेव किया पैसा, वो सारा का सारा ही इन्वेस्टमेंट है, एक तरह की निवेश हो गया है। मेरी पूरी बचत मेरे निवेश के इक्वल हो गई। तो ये आपको याद रहना चाहिए, उम्मीद है आपको याद रहेगा। इस सिग्मा इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सिग्मा सेविंग। एक अगला आपने कॉन्सेप्ट आपके सामने दिख रहा है आपको, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने बात की थी, सबसे पहले जीडीपी की बात की थी। जीडीपी क्या था? जीडीपी का मतलब था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोगों ने अभी 3 मेथड देखे कि जीडीपी को काउंट कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने बात की थी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कि एक देश के लोगों द्वारा कितना प्रोडक्ट करा गया, प्रोड्यूस किया गया, वो भारतीय राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कितना प्रोड्यूस हुआ, वो हमने देखा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इस जीएनपी के लिए अगर मैं एनएनपी लगाऊं तो एनएनपी क्या होता था? पिछली क्लास में हमने बात की थी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर नेट नाम के आगे आया तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये अपने को दे देता था। मूल्यह्रास जब उसमें से घटा देते थे तो अपने को नेट प्रोडक्ट मिल जाता था। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। अब नेशनल इनकम, किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम लोग उसको लिख सकते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। ये फैक्टर कॉस्ट भी पिछली क्लास में बात की थी हमने कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी कॉस्ट कितनी। एक हमने मार्केट प्राइस की बात की थी, एक फैक्टर कॉस्ट की बात की थी। याद आ रहा होगा आपको मार्केट प्राइस क्या होता है कि मार्केट प्राइस जब कोई चीज़ का मेरे सामने है, मान लीजिए 110 रुपये, मैंने ये रियल जूस की बोतल का आपके सामने रखा था एग्जाम्पल। इस 110 रुपये में कंपनी की तरफ से जो वैल्यू थी वो तो रखी गई कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ करके डिक्लेयर ये वैल्यू रखी, लेकिन इसके साथ में प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी था कि सरकार ने कुछ टैक्स लगाया इस प्रोडक्ट पे, सरकार ने अगर कुछ सब्सिडी दी है, कुछ छूट दी है तो वो और इसमें हमने ऐड की। अपना रिजल्ट फाइनल ये रहा कि अपने को उसकी मार्केट प्राइस मिल जाती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं फैक्टर कॉस्ट की, तो फैक्टर कॉस्ट क्या था? फैक्टर कॉस्ट था कि उस कंपनी को सारे फैक्टर्स मिला के जितना कॉस्ट पड़ा उसकी बात की जा रही थी। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, ये सारी चीज़ें इधर आ जाएगी। तो ये बीच वाला जो मैंने एक फैक्टर बताया था आपको कि कंपनी को टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, वो फैक्टर कॉस्ट थी। तो उसके लिए माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाता है। यहाँ पर ये एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, तो फैक्टर कॉस्ट के लिए माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, जो मैंने इधर लिखा माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। थोड़ा सा मैथ्स ज़्यादा है पर कंसंट्रेशन के साथ अगर आप बैठे हो तो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है
कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सेपरेट इसको और ज़्यादा बेहतर उदाहरणों के साथ आपको बताया जाएगा। और या फिर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके थोड़ा आराम से वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने का कोशिश करें, आपको समझ में आएगा। एक और शब्द हम लोग सुनते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो है ट्रांसफ़र पेमेंट्स या हस्तांतरण भुगतान। ये हस्तांतरण भुगतान वो पेमेंट होता है कि जिसके बदले में इकोनॉमी के अंदर सरकार द्वारा किया गया वो पेमेंट जिसके बदले में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो, कोई भी आर्थिक गतिविधि ना हो, ऐसा भुगतान अगर सरकार द्वारा किया गया है तो उसको हम लोगों ने बोला क्या, ट्रांसफ़र पेमेंट। ये ट्रांसफ़र पेमेंट का उदाहरण, जैसे सरकार ने कुछ अकाल राहत के लिए सबके अकाउंट के अंदर डाल दिया है पैसा, या हम लोग एक बेहतर एग्जांपल डाल सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन डालती है सरकार, वृद्धावस्था पेंशन या फिर विडो पेंशन आती है, अपनी विधवा पेंशन आती है। तो उन पेंशन्स के लिए सरकार खर्चा दे रही है, पैसा दे रही है, लेकिन उसके बदले में कोई एक्टिविटी की क्या किसी पर्सन ने, उसकी सैलरी नहीं है वो पैसा, तो इसको बोला जाता है हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट या हस्तांतरण भुगतान आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और है, जीडीपी डिफ्लेटर। ये डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई नापने का एक तरीका है। पिछली क्लास में हमने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में बात की थी कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब है करंट प्राइस के ऊपर मेरी जीडीपी की वैल्यू, और रियल जीडीपी के लिए मैंने बोला था आपको कि एक आधार वर्ष के रेट के ऊपर, उन मूल्यों के ऊपर एक जीडीपी की वैल्यू अगर हम काउंट करेंगे तो वो उसकी रियल जीडीपी कहलाएगी। और जीडीपी डिफ्लेटर से हमें पता चल जाएगा कि जो फिक्स प्राइस थे किसी पहले के साल के, जो बेस ईयर था, जैसे 2011-12 मैंने बताया आपको कि भारत के लिए बेस ईयर का काम करता है, उस 2011-12 वाले बेस ईयर की तुलना में अभी महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो हम उसको निकाल सकते हैं नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी गुणा 100। और ये तरीका या ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है आपको, इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। ये बता रहा है, बस तुलनात्मक रूप से आपको बता रहा है कि रियल जीडीपी 2011-12 की तुलना में अभी प्राइसेस कितने बढ़ गए, मूल्य कितने बढ़ गए, ये है जीडीपी डिफ्लेटर। और ये थी आज की क्लास, जीडीपी गणना के तरीके हमने जाने, लास्ट में आकर कुछ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमने जाने कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, या उसके अलावा हम लोगों ने एक और इसके ये हस्तांतरण भुगतान के बारे में पढ़ा। कुल मिला के बात ये थी कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से बैठे हैं तो आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सृष्टि क्लासेस नोहर विदाउट एनी स्पेस आप टाइप करिए, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सेम वापस लिंक मिल जाएगा उस टेलीग्राम चैनल का भी, और भी सारे कंटेंट की प्लेलिस्ट जो अपने यूट्यूब पर चलती है उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर पीछे की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो रेफर कीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी नाम से प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगले वीडियो पे मिलेंगे हम, इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। इस जैसे हमने पिछली क्लास में मुद्रा और बैंकिंग के प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में बात किया था, उसकी तीसरी क्लास में यहाँ पर भी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय गणना तरीकों के प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपका कोई फीडबैक इस वीडियो के बारे में हो तो अपने कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। अगर सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हैं, करिए। आपका सपोर्ट हमें एक्टिवेट करता है, हमें एक्टिव रखता है। हम लोग और इसी तरह का कंटेंट लाते रहेंगे, इसके अंदर भी और दुरुस्त कंटेंट, इससे भी ज़्यादा अव्वल दर्जे का कंटेंट आपको इस चैनल पे दिखता रहेगा। बस आप सहयोग करिए, साथ बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।